दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जिसकी एक स्पीच दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स को भी हिला सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेडरल रिजर्व के नए चेयरपर्सन श्री केविन वॉश की, और उन्होंने जो आज जैक्सन होल में अपना पहला कीनोट स्पीच दिया है उसकी। और अगर आपने हेडलाइंस देखी होगी तो आपको शायद दो तीन चीज़ें दिखाई दी होंगी। इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, फेड रेट हाइक कर सकता है, डॉलर मजबूत हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र से अगर आप देखें तो ये सब इररिलेवेंट है। इस स्पीच में केविन वॉश ने ये बताया कि आने वाले समय में फेड मार्केट के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, इन्फ्लेशन को कैसे देखेगा, इंटरेस्ट रेट को कैसे यूज़ करेगा और एआई को इकोनॉमी के फ्यूचर में फेड किस तरह देख रहा है। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो इन चारों चीज़ों का असर बहुत दूर तक जाने वाला है। इसलिए आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि केविन वॉश ने क्या कहा, हम समझेंगे पहला, केविन वॉश ने एग्जैक्टली क्या सिग्नल दिया। दूसरा, क्या सितंबर में रेट हाइक का खतरा बढ़ गया है। तीसरा, डॉलर, यूएस बॉन्ड यील्ड और ग्लोबल लिक्विडिटी पर इसका क्या असर होगा। चौथा, इसका असर निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी स्टॉक, फाइनेंशियल्स और इंडियन मिड कैप पे कैसे आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा, एक लॉन्ग टर्म इंडियन इन्वेस्टर को इस स्पीच से अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या सीखना चाहिए। यही सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले समझिए केविन वॉश ने कहा क्या। केविन वॉश का स्पीच सुनने के बाद मेरा पहला रिएक्शन है कि ये कोई कन्वेंशनल जैक्सन होल रेट कट स्पीच नहीं था। वॉश ने सीधे ये नहीं कहा कि सितंबर में रेट हाइक होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि फेड को तब तक कॉन्फिडेंट होना होगा कि अंडरलाइंग इन्फ्लेशन 2% की तरफ क्लियरली और सफिशिएंट स्पीड से जा रही है। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, देन वी हैव वर्क टू डू। मतलब सिंपल हिंदी में, अगर इन्फ्लेशन नीचे आने की पर्याप्त संभावना नहीं दिखती है तो फेड के पास अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। और उस काम का सबसे पावर क्या करना बाकी है, वो क्या करना चाहते हैं, सबसे ट्रेडिशनल टूल क्या है, वही इंटरेस्ट रेट। केविन वॉश ने साफ कहा कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स फेड का प्रीडोमिनेंट पॉलिसी टूल है, और उन्होंने अनकन्वेंशनल पॉलिसीज़ को भी सिर्फ जेन्युइन क्राइसिस के लिए लिमिटेड रखने की बात कही। यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसी को नॉर्मल मार्केट मेडिसिन की तरह यूज़ करने की सोच उन्हें पसंद नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अभी भी फेड के लिए ख़त्म नहीं हुआ है। अब नंबर्स समझिए। केविन वॉश ने अपने स्पीच में कहा कि जुलाई में हेडलाइन पीसीई इन्फ्लेशन करीब 3.7% है और 6 महीने का एनुअलाइज्ड चेंज लगभग 4.1% है। अब फेड का टारगेट क्या है, 2%। तो 3.7% वर्सेस 2% अभी भी काफ़ी गैप है। लेकिन कहानी सिर्फ हेडलाइन नंबर्स की नहीं है। केविन वॉश ने पीसीई बास्केट की 199 इंडिविजुअल कैटेगरीज को देखकर एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताई, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले 12 महीनों में करीब 54% गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस 3% से ज़्यादा बढ़ी। पैंडेमिक के बाद पीक पर ये लगभग 77% था, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन प्री पैंडेमिक 2 दशक में ये नंबर करीब 32% था। यानी इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आई है, लेकिन अभी भी नॉर्मल रेजीम में वापस नहीं आई है। और यही केविन वॉश का कोर आर्गुमेंट है। मार्केट शायद कह रहा है इन्फ्लेशन पीक से काफ़ी नीचे आ चुका है, थोड़ा और टाइम दीजिए, लेकिन केविन वॉश कह रहे हैं
मुझे सिर्फ ये नहीं देखना है कि इन्फ्लेशन नीचे आया है, मुझे ये देखना है कि वो 2% की तरफ सफिशिएंट तेजी से जा भी रहा है या नहीं। लेकिन ये दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, जो केविन का एक्सपेक्टेशन है और जो मार्केट का स्टेटमेंट है। लेकिन इसका मतलब क्या है? सितंबर में रेट हाइक पक्का है? नहीं। और इन्वेस्टर को भी ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। केविन वॉश ने रेट हाइक अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया, उन्होंने कोई एक्सप्लिसिट फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया, उन्होंने रेट हाइक को पॉलिसी टूल किट से बाहर भी नहीं किया, और मार्केट ने यही सुना। स्पीच के बाद यूएस ट्रेजरी मार्केट में खासकर शॉर्ट टर्म यील्ड्स ऊपर गए। 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड लगभग 4.3% तक पहुंचा और 10 ईयर यील्ड भी ऊपर गया। मार्केट प्राइसिंग में सितंबर रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ी हुई लग रही है। रॉयटर्स और एपी की मार्केट कवरेज ने इसी शिफ्ट को हाईलाइट किया है। अब इंडियन इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है। आपको सितंबर रेट हाइक की प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यूएस 2 ईयर यील्ड क्या कह रहा है, क्योंकि 2 ईयर यील्ड फेड एक्सपेक्टेशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर 2 ईयर यील्ड लगातार ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब मार्केट फेड को ज़्यादा हॉकिश प्राइस कर रहा है, और अगर इसके साथ डॉलर भी मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पे। केविन वॉश ने फॉरवर्ड गाइडेंस को लगभग रिजेक्ट कर दिया। ये मेरे हिसाब से स्पीच की सबसे अंडररेटेड बात है, जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। केविन वॉश ने कहा कि फेड को हर समय मार्केट को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट कहाँ होंगे। उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस को नॉर्मल टाइम्स में लिमिटेड रखने की बात कही। उनका आर्गुमेंट है कि अगर मार्केट फेड के हर स्टेटमेंट को ट्रेड करने लगे तो एक तरह का हॉल ऑफ मिरर बन जाता है। मार्केट फेड को देखकर पोजीशन लेता है और फेड मार्केट को देखकर इकोनॉमिक कंडीशन समझता है। एक ये विशियस साइकिल बन जाती है, और फिर मार्केट फेड के मार्केट इंटरप्रिटेशन को देखकर फिर ट्रेड करता है, और ये लूप पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। इसलिए केविन वॉश का मॉडल कुछ ऐसा है: कम प्रोमिसेस करना है फेड को, ज़्यादा डेटा पे रिलाई करने देना है मार्केट को, और मार्केट को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। ये 3 चीज़ें जो मैं की डेरिवेटिव्स मानता हूँ इस केविन वॉश के स्पीच की: कम प्रॉमिस, ज़्यादा डेटा और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। यानी फ्यूचर में फेड से ये उम्मीद करना कि सितंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा, 2027 में कितने कट्स होंगे, शायद पहले जितना यूज़फुल नहीं रहेगा। केविन वॉश का सीधा मैसेज है: डेटा देखो, ट्रेंड देखो, फिनेंशियल कंडीशंस देखो, और फिर फेड क्या करता है उसे देखो, प्रेडिक्ट मत करो। और यही इंडियन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा पहला लेसन है। हमारे मार्केट में एक बहुत कॉमन हैबिट है, यूएस फेड मीटिंग आने वाली है, फिर पूरा मार्केट एक ही सवाल पूछता है: रेट कट होगा क्या? फिर जैक्सन होल आता है, फेड चेयरपर्सन क्या बोलेंगे? फिर आरबीआई मीटिंग आती है, फिर वही सवाल रहता है: रेट कट होगा क्या? फिर बजट आता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये सवाल रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अप्रोच खतरनाक होती है, क्योंकि अगर आप हर मैक्रो हेडलाइन पे पोर्टफोलियो को रीशफल करते रहेंगे तो आप अल्टीमेटली बिजनेस फंडामेंटल से ज़्यादा सेंट्रल बैंक कमेंट्री ट्रेड करने लगेंगे। और केविन वॉश खुद कह रहे हैं कि मार्केट को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक्चुअल इकोनॉमी देखनी है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखनी है, क्रेडिट ग्रोथ देखना है, कंजम्पशन देखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना है, इन्फ्लेशन देखना है, और वैल्यूएशंस देखनी है। यानी केविन वॉश की स्पीच आयरॉनिकली हमें यही सिखाती है: फेड को प्रेडिक्ट करने की बजाय इकोनॉमी को समझो। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज जो था इस स्पीच में, एआई। स्पीच का दूसरा बड़ा हिस्सा, केविन वॉश ने एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर की कहानी नहीं माना, उन्होंने एआई को पोटेंशियली न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा। न्यू, एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स थी, न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि अगर एआई प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बढ़ाता है तो इकोनॉमी की पोटेंशियल ग्रोथ रेट बढ़ सकती है। मान लीजिए एक कंपनी में 100 लोग पहले जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, एआई की मदद से वही आउटपुट 70 लोग प्रोड्यूस करने लगे, तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और यही फेनोमेनन पूरी इकोनॉमी में फैलता जाएगा। तो जीडीपी ग्रोथ की पोटेंशियल बदल सकती है और यही वॉश का बड़ा सवाल है। क्या एआई आने वाले वर्षों में प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएगा? क्या एआई लेबर को सब्स्टिट्यूट करेगा या कॉम्प्लीमेंट करेगा? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल इंटेंसिटी कितनी बढ़ेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई से होने वाला इकोनॉमिक सरप्लस आखिर किसके पास जाएगा? चिप मेकर्स के पास, क्लाउड कंपनीज के पास, एआई लैब्स के पास, एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास, या कंज्यूमर्स और बाकी बिजनेसेस में? और यहीं से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन निकलता है जो हमें समझना है। एआई का इंडियन स्टॉक मार्केट से कनेक्शन, अगर एआई कैपेक्स साइकिल सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहती है तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए पिक्चर मिक्स्ड हो सकती है। लेकिन अगर एआई प्रोडक्टिविटी पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में फैलती है तो इंडियन आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनीज के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्यों? क्योंकि एआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ एनवीडिया चिप्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्लाउड माइग्रेशन, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एआई, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, एआई इंटीग्रेशन, कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई को एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस में डिप्लॉय करने वाले इंजीनियर्स। भारत की आईटी इंडस्ट्री यहीं पर रेलिवेंट हो जाती है। आज इंडियन आईटी स्टॉक में जो रैली हुई उसमें एनवीडिया की स्ट्रॉन्ग आउटलुक ने भी बड़ा रोल निभाया। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और दूसरे आईटी स्टॉक्स में शार्प गेन्स दिखे आज। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एआई का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि हर आईटी कंपनी विनर होगी। एआई दो चीज़ों को एक साथ कर सकता है, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बढ़ाना और दूसरा ट्रेडिशनल बिलिंग मॉडल को डिसरप्ट करना। इसलिए आने वाले वर्षों में सवाल ये नहीं होगा कि क्या एआई इंडियन आईटी के लिए अच्छा है, सवाल होगा कि कौन सी इंडियन आईटी कंपनी एआई से प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू दोनों कैप्चर कर पाएगी। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। केविन वॉश ने एआई के साथ एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब यहाँ मैं इंडियन इन्वेस्टर को विशेष ध्यान देने के लिए कहूँगा। केविन वॉश ने कहा कि यूएस बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इक्विपमेंट्स और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट की 4 क्वार्टर ग्रोथ करीब 9% है और 2021 के बाद सबसे तेज़ है ये। और उनके हिसाब से इस साल कैपेक्स ग्रोथ का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा एआई रिलेटेड बिल्ट आउट से जुड़ा हो सकता है। मतलब एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर स्टोरी नहीं है, ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल भी है। डेटा सेंटर का, सेमीकंडक्टर, पावर, कूलिंग, नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और एनर्जी। अब इसे इंडिया से जोड़िए और यही वजह है कि आने वाले कई सालों में एआई थीम को सिर्फ आईटी स्टॉक्स की बास्केट समझना बहुत बड़ी गलती होगी। एआई कैपेक्स की दूसरी और तीसरी ऑर्डर बेनिफिशियरीज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है और यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। वॉश ने खुद सवाल उठाया कि एआई में जो कैपिटल जा रहा है उसका रिटर्न आखिर किसको मिलेगा। अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो जाए लेकिन रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी उसी स्पीड से ना बढ़े तो कैपिटल रिटर्न गिर सकते हैं और अगर रिटर्न गिरते हैं तो वैल्यूएशन प्रेशर में आता है। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि एआई का फ्यूचर बहुत बड़ा है, उसे ये भी देखना चाहिए कि इस एआई इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना आएगा। यानी अगले फेज में एआई इन्वेस्टिंग का सवाल ग्रोथ से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल का हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क भी है। अब आते हैं इंडियन मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पर। अब इमेजिन कीजिए 3 सिनेरियोज में बताता हूँ आपको। फेड सिनेरियो 1, फेड ज़्यादा हॉकिश होता है अगर आने वाले इन्फ्लेशन डेटा खराब आते हैं और मार्केट सितंबर या दिसंबर हाइक को ज़्यादा एग्रेसिवली प्राइस करता है तो क्या होगा।
यूएस यील्ड्स ऊपर जाएंगे, डॉलर मजबूत होगा, ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होगी, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे प्रेशर आएगा और फिर इंडिया में एफआईआई सेलिंग का रिस्क बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आप खुद ही समझ जाएंगे मार्केट कैसे बिहेव करेगा। ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में केविन वॉश के स्पीच से पहले कॉशियस दिख रहे थे। 10 ईयर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड फ्राइडे को लगभग 6.91% तक पहुंच गया। जून के बाद का हाईएस्ट लेवल था ये। इसका मतलब इंडियन मार्केट पहले से ही ग्लोबल रेट अनसर्टेनिटी को प्राइस इन कर रहा है। रुपी पे क्या असर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस रेट हायर फॉर लॉन्गर होते हैं तो डॉलर एसेट्स रिलेटिवली अट्रैक्टिव बनते हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे प्रेशर आता है और इंडिया में इसका इफेक्ट रुपी पर दिख सकता है। हाल में रुपी करीब 95.5 पर डॉलर के आसपास था और एफआईआई फ्लोज तथा ग्लोबल डॉलर डिमांड प्रेशर के फैक्टर्स बने हुए हैं। आरबीआई इंटरवेंशन भी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने में रोल निभा रहा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। वीक रुपी हमेशा इंडियन इक्विटीज़ के लिए बुरा नहीं होता। आईटी कंपनीज जैसे एक्सपोर्ट हैवी कंपनीज को रुपी डेप्रिसिएशन से ट्रांसलेशन बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए डॉलर स्ट्रॉन्ग प्लस रुपी वीक का मतलब हो सकता है आईटी एक्सपोर्टर के लिए रिलेटिव सपोर्ट, लेकिन इंपोर्टेड इनपुट्स वाली कंपनीज के लिए मार्जिन में प्रेशर आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडिया की डॉलर एडजस्टेड रिटर्न कम अट्रैक्टिव हो सकती है। निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आएगा? अगर ग्लोबल यील्ड्स शार्पली ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हाई ड्यूरेशन एसेट्स पे प्रेशर आता है, यानी ऐसे स्टॉक जिनकी वैल्यूएशन लार्जली फ्यूचर कैश फ्लो पे डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हाई ग्रोथ स्टॉक्स, एक्सपेंसिव मिड कैप स्टॉक्स, एक्सपेंसिव स्मॉल कैप स्टॉक्स और कुछ प्रीमियम वैल्यूएशन वाले सेक्टर्स। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर फ्यूचर अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि कंपनी 20% ग्रो कर रही है, ये भी देखिए कि आप उस ग्रोथ के लिए कितनी वैल्यूएशन दे रहे हैं। और यही वजह है कि फेड टाइटनिंग एनवायरनमेंट में एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक्स और रीजनेबली वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स का क्या? यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। नॉर्मली हायर रेट्स बैंक के लिए पॉजिटिव लग सकते हैं क्योंकि लेंडिंग यील्ड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर रेट्स बहुत ज़्यादा समय तक हाई रहे तो लोन डिमांड कमज़ोर हो सकती है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है, बोरोअर्स पर स्ट्रेस बढ़ सकता है और बॉन्ड पोर्टफोलियो पर मार्केट टू मार्केट प्रेशर भी आ सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी को सिर्फ रेट हाइक इज इक्वल टू बैंक पॉजिटिव समझ लेना का फॉर्मूला गलत होगा। हमें देखना होगा कि क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, एनआईएम, एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी और आरबीआई की डोमेस्टिक पॉलिसी स्टैंस। यानी फेड की कहानी इंडिया में आरबीआई की कहानी से अलग होकर नहीं चलती और यहाँ इंडिया की अपनी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैं खास तौर पर एम्फेसाइज करूँगा। अगर यूएस फेड हॉकिश है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि इंडियन मार्केट बियरिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी की अपनी डोमेस्टिक ड्राइवर्स हैं। कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, प्राइवेट कैपेक्स, बैंक क्रेडिट, गवर्नमेंट कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लोज। आज भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है ये। एफआईआई सेलिंग के सामने डीआईआई बाइंग काफ़ी मजबूत अभी भी बनी हुई है। उदाहरण के लिए अगस्त 27 में एफआईआई ने लगभग 298 करोड़ की नेट सेलिंग की, जबकि डीआईआई ने करीब 4,977 करोड़ की बाइंग की। इसका मतलब इंडिया की मार्केट स्ट्रक्चर पहले जैसे पूरी तरह फॉरेन मनी डिपेंडेंट नहीं रही और यही लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी को मजबूत बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यूएशन मैटर नहीं करता। ये सबसे खतरनाक कंक्लूजन होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं। अगर फेड हायर फॉर लॉन्गर जाता है तो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ सकता है और ऐसे एनवायरनमेंट में 25, 30 और 40 पी पर ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज और 15-20 पी पर ट्रेडिंग करने वाली कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड ड्रामेटिकली अलग हो सकता है।
इसलिए मेरे हिसाब से आने वाले फेज़ में इंडियन इन्वेस्टर को 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, ग्रोथ प्लस क्वालिटी प्लस वैल्यूएशन। सिर्फ ग्रोथ नहीं, सिर्फ क्वालिटी नहीं, सिर्फ चीप वैल्यूएशन भी नहीं, तीनों का बैलेंस देखना होगा आपको। गोल्ड का क्या होगा? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर फेड हॉकिश है तो गोल्ड क्यों मजबूत रह सकता है? क्योंकि गोल्ड का रिलेशनशिप सिर्फ इंटरेस्ट रेट से नहीं है, ये रियल यील्ड, डॉलर, जियोपॉलिटिकल रिस्क, सेंट्रल बैंक बाइंग और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से भी जुड़ा हुआ है। इस समय जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और फिस्कल कंसर्न्स भी ग्लोबल मार्केट में मौजूद हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्गर डॉलर गोल्ड पे प्रेशर डाल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टर को लगता है कि यूएस फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़े हैं, डेट बर्डन बहुत बढ़ रहा है, मॉनेटरी फिस्कल क्रेडिबिलिटी पर अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड की स्ट्रक्चरल डिमांड बनी रह सकती है। इसलिए इंडियन इन्वेस्टर के लिए गोल्ड को सिर्फ फेड रेट कट ट्रेड समझना सही नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मैसेज मेरी नज़र में केविन वॉश का स्पीच इंडियन इन्वेस्टर के लिए 3 बड़े थीम्स को रीइंफोर्स करता है। थीम नंबर 1 तो जो डायरेक्टली उन्होंने कहा, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टोरी नहीं है, एआई प्रोडक्टिविटी साइकिल है, और प्रोडक्टिविटी साइकिल का फ़ायदा सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज को नहीं मिलता, सेमीकंडक्टर, पावर, डेटा सेंटर, क्लाउड, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और अल्टीमेटली कंपनीज दैट यूज़ एआई टू इम्प्रूव मार्जिन्स। ये पूरा इकोसिस्टम इम्पॉर्टेंट होगा। थीम नंबर 2, ग्लोबल लिक्विडिटी पहले जैसी प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगी। केविन वॉश ने साफ कहा कि वो फॉरवर्ड गाइडेंस कम करना चाहते हैं। इसका मतलब मार्केट को फेड की अगली मूव प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, मार्केट नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा, और अनसर्टेनिटी जब भी मार्केट में होती है दिस लीड्स टू मोर वॉलेटिलिटी। इसलिए अगले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को बाई एवरीथिंग बिकॉज फेड विल कट रेट जैसी सिंपल स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और थीम नंबर 3, इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस रेट थोड़े ज़्यादा समय तक हाई रहते हैं तो इंडिया को ग्लोबल लिक्विडिटी से कुछ हेडविंड मिलेगा, लेकिन अगर डोमेस्टिक अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत रहती है, क्रेडिट ग्रोथ हेल्दी रहता है, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल आगे बढ़ता है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर फ्लोज बनाए रखते हैं, तो इंडिया आउट परफॉर्म भी कर सकता है। यानी फेड इंडिया की डेस्टिनी तय नहीं करता, फेड सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशंस बदलता है। इंडिया की कंपनीज अल्टीमेटली अपने अर्निंग से वैल्यू क्रिएट करेंगी। तो अब इंडियन इन्वेस्टर को प्रैक्टिकली करना क्या चाहिए? मैं इसे बहुत सिंपल फ्रेमवर्क में रखूंगा। अगले कुछ महीनों में 4 चीज़ें ट्रैक कीजिए। नंबर 1, यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड। अगर ये लगातार ऊपर जाता है तो फेड मार्केट से कुछ ज़्यादा हॉकिश प्राइस कर रहा है। नंबर 2, डॉलर इंडेक्स। डॉलर स्ट्रांग होने पे इमर्जिंग मार्केट के लिए प्रेशर बढ़ सकता है। नंबर 3, यूएस डॉलर इन कंपैरिजन टू आईएनआर। रुपी अगर शार्पली वीकन करता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और फॉरेन फ्लोज दोनों पे असर पड़ेगा। और चौथी चीज़, एफआईआई फ्लो वर्सेस डीआईआई फ्लो। अगर एफआईआई सेलिंग हो रही है लेकिन डीआईआई बाइंग उसे एब्जॉर्ब कर रही है तो मार्केट करेक्शन का कैरेक्टर अलग होगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ सेलिंग करने लगे तो डाउनसाइड ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन कैसे बदलना चाहिए? मेरी नज़र में इस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर को कंपनीज को 3 बकेट्स में रखना चाहिए। बकेट 1, स्ट्रक्चरल कंपाउंडर, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियां, हाई आरओसी, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, प्राइसिंग पावर जिनके पास है और लॉन्ग रनवे है। इन कंपनीज में शॉर्ट टर्म फेड वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है अगर उसकी वजह से कोई क्रैश आता है तो। बकेट 2, साइक्लिकल बेनिफिशियरीज, बैंक्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स, एनर्जी। इनमें साइकिल इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैल्यूएशंस और अर्निंग ट्रेजेक्टरी ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करनी होगी। बकेट 3, एआई बेनिफिशियरी। लेकिन यहाँ सिर्फ आईटी सर्विसेज मत देखिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रॉड बेनिफिशियरीज भी देखिए। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, पावर डिमांड वाली कंपनियाँ, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कूलिंग, नेटवर्किंग, क्लाउड, आईटी सर्विसेज, और ऐसी कंपनियां जो एआई को अपने प्रोडक्टिविटी और मार्जिन में कन्वर्ट कर सकती हैं।
मेरी सबसे बड़ा जो टेक अवे, अगर मुझे केविन वॉश की आज की पूरी स्पीच को सिर्फ एक सेंटेंस में समराइज़ करना हो, तो मैं कहूँगा फेड अब मार्केट को रास्ता नहीं बताएगा, मार्केट को डेटा देखकर खुद रास्ता समझना होगा। और इंडियन इन्वेस्टर के लिए इसका ट्रांसलेशन ये है कि फेड को प्रेडिक्ट मत करो, इकोनॉमी को समझो, क्योंकि कोई भी फेड चेयर हमेशा सही नहीं हो सकता, कोई भी इन्फ्लेशन फोरकास्ट हमेशा सही नहीं होता, कोई भी रेट प्रोजेक्शन हमेशा सही नहीं होता। लेकिन अच्छी कंपनी अगर अगले 5-10 साल में अर्निंग्स कंपाउंड करती है तो वो अल्टीमेटली मार्केट को रिवॉर्ड कर सकती है। इसलिए अगर मंडे को निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो सिर्फ ये देखकर पैनिक मत कीजिए कि केविन वॉश हॉकिश हो गया, और अगर मंडे को निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो ये भी मत मान लीजिए कि अब सब कुछ बुलिश है। देखिए कि ये यूएस यील्ड्स कहाँ जा रहे हैं, डॉलर क्या कर रहा है, एफआईआई फ्लो क्या कह रहे हैं, इंडिया की अर्निंग्स क्या कह रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके स्टॉक की वैल्यूएशन क्या कह रही है। और यही 4-5 चीज़ें अल्टीमेटली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, केविन वॉश का जैक्सन होल स्पीच मेरे हिसाब से सिर्फ एक फेड स्पीच नहीं था, ये एक वार्निंग भी है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, और ये एक फ्रेमवर्क भी है। वार्निंग इस बात की कि इन्फ्लेशन को लेकर फेड अभी भी रिलैक्स्ड नहीं है, अपॉर्चुनिटी इस बात की कि एआई प्रोडक्टिविटी साइकिल शायद आने वाले दशक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में से एक हो सकता है, और फ्रेमवर्क इस बात की कि फ्यूचर में हमें सेंट्रल बैंक हेडलाइन से ज़्यादा एक्चुअल इकोनॉमिक डेटा को इम्पोर्टेंस देना होगा। और इंडियन इन्वेस्टर के लिए भी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सितंबर में फेड रेट बढ़ाएगा या नहीं, असल सवाल है अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई रहते हैं तो इंडिया की कौन सी कंपनीज फिर भी मजबूत अर्निंग ग्रोथ डिलीवर कर सकती हैं, ये सवाल आपको करना होगा। और अगर एआई प्रोडक्टिविटी वास्तव में उतनी बड़ी होती है जितनी केविन वॉश आज सिग्नल दे रहे हैं, तो दूसरा सवाल होगा कि उस प्रोडक्टिविटी रिवॉल्यूशन में इंडिया की किन बिजनेसेस के जरिए हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यही अगले सालों की इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए मार्केट में अगला बड़ा पैसा शायद उस इन्वेस्टर को मिलेगा जो फेड की अगली लाइन प्रेडिक्ट करेगा, और यही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। अगले 2-3 दिन में मैं कोशिश करूंगा ये कि फेड चेयरपर्सन जो इशारा कर रहे हैं उससे कौन कौन सी इंडियन कंपनीज बेनिफिटेड होंगी वो डिकोड करने की। ज़रूर बने रहिएगा और आने वाले 2-3 एपिसोड्स ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि बड़ा पैसा उस इन्वेस्टर को मिले जो ये समझ ले कि फेड क्या कह रहा है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमी किस दिशा में आगे जा रही है और कंपनीज उस बदलाव से कैसे पैसा बनाएंगे। यही सब हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये एनालिसिस फेड स्पीच के बारे में पसंद आई होगी आपको। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।